मान लीजिए आप एक सरकारी मेस के मैनेजर हैं। एक गरीब कर्मचारी घर ले जाने के लिए थोड़ा सा खाना चुरा लेता है, तो आप क्या करेंगे? ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। ये एक असली दुविधा है जिसका सामना एक सिविल सर्वेंट को अपनी ड्यूटी के दौरान करना पड़ सकता है। चलिए इसी सवाल से आज की बात शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक एथिकल कंपस बनाने की, मतलब एक ऐसा नैतिक दिशा सूचक जो खास तौर पर पब्लिक सर्वेंट्स के लिए हो। एक ऐसा टूल किट जो पब्लिक सर्विस की मुश्किल राहों पर सही दिशा दिखा सके। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सही आखिर होता क्या है, फिर एक सिविल सर्वेंट की कोर वैल्यूज क्या हैं, इसके बाद मुश्किल फैसलों के लिए कौन से टूल्स हैं हमारे पास, और आखिर में जब दबाव बढ़ता है तब एथिक्स को कैसे संभाला जाए। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। सवाल यह है कि सही क्या है, और यहीं पर हमें एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा, हमारी पर्सनल मोरालिटी और प्रोफेशनल एथिक्स के बीच का फ़र्क। हम अक्सर एथिक्स और मोरालिटी इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एथिक्स यानी नैतिकता वो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है जो कोई संस्था या समाज तय करता है। जैसे एक अफसर को नियमों का पालन करना है, भले ही वो दिल से उनसे सहमत ना हो। दूसरी तरफ है मोरालिटी यानी सदाचार। ये आपके अपने निजी सिद्धांत हैं। मिसाल के तौर पर सोचिए, एक जज को लगता है कि किसी अपराधी को कानून से भी ज़्यादा सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये उनकी पर्सनल मोरालिटी है। लेकिन उनका प्रोफेशनल एथिक्स कहता है कि फैसला तो कानून के दायरे में ही देना होगा। और एक सिविल सर्वेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रोफेशनल एथिक्स को पर्सनल मोरालिटी से ऊपर रखा जाए। और ये जो प्रोफेशनल एथिक्स है ना, इनकी नींव होती है बुनियादी मूल्य या फाउंडेशनल वैल्यूज़। ये वो सिद्धांत हैं जिनसे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। यही एक ईमानदार करियर की जड़ हैं और इन्हीं पर जनता का भरोसा खड़ा होता है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। एक सिविल सर्वेंट के वो कोर वैल्यूज क्या हैं? समझिए कि ये उनके एथिकल कंपस का ट्रू नॉर्थ है, एक ऐसी पक्की दिशा जो कभी नहीं बदलती। तो ये हैं वो कोर वैल्यूज: इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू सर्विस और साथ ही एम्पैथी, टॉलरेंस और कंपैशन। देखिए, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। यही वो गुण हैं जो जब एक साथ मिलते हैं तो शासन में जनता का विश्वास पैदा करते हैं। चलिए इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा को थोड़ा और समझते हैं। ये सिर्फ ईमानदार होना नहीं है, नहीं, ये वो हिम्मत है, वो ताकत है जो आपको बड़े से बड़े राजनीतिक दबाव के सामने भी भ्रष्टाचार को ना कहने की शक्ति देती है। मतलब साफ है, आप सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय एक मुश्किल ट्रांसफर झेलने को तैयार है। और इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता, इसका मतलब है कि फैसले तथ्यों और सबूतों के आधार पर लिए जाएं, ना कि किसी के रिश्तेदार होने पर, किसी के दोस्त होने पर या किसी और भेदभाव के आधार पर। यही वो बुनियाद है जो हर नागरिक को ये यकीन दिलाती है कि सिस्टम उनके साथ बराबरी का बर्ताव करेगा। ठीक है, तो हमने इन मूल्यों को समझ लिया, लेकिन सवाल यह है कि जब मुश्किल घड़ी आती है तो इन्हें अमल में कैसे लाएं? तो अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, जहां हम कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखेंगे, ऐसे फ्रेमवर्क्स जो मुश्किल फैसलों के वक्त सही नैतिक रास्ता चुनने में हमारी मदद करते हैं। पहला टूल या फ्रेमवर्क है यूटिलिटेरियनिज्म, जिसे हिंदी में उपयोगितावाद कहते हैं। इसका सिद्धांत बहुत सीधा सा है। वो फैसला सबसे सही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। मतलब सारा का सारा फोकस नतीजे पर है, एंड्स पर है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना सिंपल होता है? जरा इस दुविधा के बारे में सोचिए। 4 मरीज हैं जिनकी जान बचाने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है। क्या उनकी जान बचाने के लिए एक स्वस्थ इंसान की जान लेना सही है? यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से देखें तो शायद हाँ, क्योंकि 4 जानें एक से ज्यादा हैं। पर क्या हमारा ज़मीर, हमारी नैतिकता इसे सही मानेगी? बस यहीं पर यह थ्योरी थोड़ी उलझ जाती है। अब इसके बिल्कुल उलट है हमारा दूसरा फ्रेमवर्क, डियोंटोलॉजी यानी कर्तव्य शास्त्र। ये कहता है कि नतीजा चाहे जो भी हो, कुछ काम और कुछ कर्तव्य अपने आप में ही सही या गलत होते हैं। यहाँ सारा ध्यान काम करने के तरीके पर है, मतलब मीन्स पर। और इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है: किसी भी इंसान को कभी भी किसी लक्ष्य को पाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ काम बस गलत हैं, चाहे उनका नतीजा देखने में कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो। और ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। 2 रास्ते, एक मंजिल। एक तरफ है गांधी जी, जिनका रास्ता डियोंटोलॉजी पर आधारित था। उनके लिए साधन मतलब नॉन वायलेंस साध्य से ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वही देश का भविष्य तय करेगा।
और दूसरी तरफ हैं बिस्मार्क, जिनका नजरिया यूटिलिटेरियन था। उनके लिए लक्ष्य यानी एक मजबूत देश बनाना ज्यादा जरूरी था, और उसे पाने के लिए खून और लोहा मतलब हिंसा का रास्ता भी जायज था। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, एथिक्स अंडर प्रेशर। मतलब इन सारे सिद्धांतों को असल दुनिया की चुनौतियों और तनाव के बीच कैसे लागू किया जाए। तो जब भी कोई ऐसी दुविधा आए तो ये 4 स्टेप एनालिसिस बहुत काम आ सकता है। पहला, ये पहचानिए कि इस फैसले से कौन कौन प्रभावित होगा। दूसरा, ये देखिए कि कौन से मूल्य आपस में टकरा रहे हैं। क्या ये वफादारी और जनता की सुरक्षा का सवाल है, पारदर्शिता और गोपनीयता का? तीसरा, अपने सारे विकल्पों और उनके क्या नतीजे होंगे उन्हें तौलें। और चौथा, एक फैसला लें और उसे डिफेंड करने के लिए, उसे जस्टिफाई करने के लिए तैयार रहें। असल दुनिया में एक सिविल सर्वेंट के एथिकल कंपस को कई तरह के दबाव झेलने पड़ते हैं। राजनीति का सर और ऊपर से आए ऑर्डर्स, समाज का दबाव, भाई भतीजावाद, संस्था से सपोर्ट की कमी और हमेशा की खींचतान, निजी फायदा देखें या जनता की भलाई। इन दबावों को सिर्फ पहचान लेना भी समझ लीजिए आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। और एक बहुत जरूरी बात याद रखनी होगी, एक सिविल सर्वेंट का काम सिर्फ नियम लागू करवाना ही नहीं है, एक बहुत बड़ी नैतिक शक्ति है, परसुएशन की, यानी लोगों को समझाने की ताकत। बाल विवाह हो या साफ सफाई का मुद्दा, इन पर समाज की सोच बदलने के लिए अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करना, ये भी एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। और आखिर में ये सारी बातें एक ही जगह आके रुकती हैं, जनता का भरोसा। और ये भरोसा बनता कैसे? जब आपके मूल्य, आपके फैसले और आपके काम, ये तीनों हमेशा एक सीध में हों। जब इन तीनों में 100% तालमेल होता है, तभी जनता का विश्वास मजबूत होता है। तो आपका एथिकल कंपस अब बना हुआ है। सवाल बस एक ही है, जब फैसला लेने का वक्त आएगा तो आप कौन सी दिशा चुनेंगे?